1963 में भारतीय सेना के लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए एक 5 मैचों की श्रृंखला का आयोजन हुआ। इन मैचों को फर्स्ट क्लास दर्जा भी मिला। भारत के सभी नामी खिलाड़ी हजारे, मंजरेकर, पटौडी, कॉन्ट्रैक्टर, उमरिगर, वाडेकर, बोर्डे, नादकर्णी, नाम लो, वो सब खेले। वीनू मानकड़ की टीम महाराष्ट्र गवर्नर्स 11 में उनके साथ उनके बेटे अशोक भी थे। हालांकि एक मैच में एक ही मानकड़ खेलता था। उनकी टीम में लाला अमरनाथ भी थे। पूना में लाला अमरनाथ ने अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला और क्रिकेट इतिहास में इकलौती बार ऐसा हुआ कि बाप का आखिरी मैच बेटे का प्रारंभिक मैच बना, क्योंकि उनके 15 वर्षीय बेटे सुरिंदर विरोधी टीम की ओर से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू कर रहे थे। नमस्कार, आदाब, मैं नसीरुद्दीन शाह। भारतीय क्रिकेट और उससे जुड़े अनेक खिलाड़ियों के दिलचस्प किस्से कहानियां लेकर आज फिर उपस्थित हूं। स्वागत है आपका मिड विकेट टेल्स में। What a day for India, what a day for international cricket. That is a magnificent cover drive. India race into the pavilion with the Prudential Cup there. Sachin Tendulkar, first man on the planet to reach 200. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup. दोस्तों, भारत में एक परंपरा है कि आप अपने परिवार के पेशे को ही अपनाएं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फौजी का बेटा फौजी, वकील का बेटा वकील, एक्टर का बेटा एक्टर। और जैसे हमने देखा है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर, क्रिकेटर का भाई क्रिकेटर, क्रिकेटर का भांजा या भतीजा भी क्रिकेटर। लेकिन भारत के लिए अगर आपको खेलना है तो उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जितनी कोई और करता है। अगर परिवार का सदस्य खिलाड़ी रह चुका हो तो आपकी मानसिक तैयारी में शायद आसानी होती है, लेकिन परिवार के सदस्य की प्रतिष्ठा पर खरा उतरने का दबाव भी आप पर आ जाता है। आज नजर डालते हैं भारत के चुनिंदा क्रिकेट परिवारों पर। हमारा सबसे पहला क्रिकेट परिवार एक राजघराने से संबंध रखता है। कुमार श्री रंजीत सिंह जी को कई मानों में भारतीय क्रिकेट का प्रथम अन्वेषक माना जा सकता है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला और सन 1896 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने डेब्यू पर शानदार शतक लगाया। At that time, for a colored man to play in an English team was impossible. It was very, very difficult. So he's been actually the first guy, a colored man, who has done anything in a white man's sport. रंजीत सिंह जी नवानगर के जाम साहिब रहे। उनके भतीजे दलीप सिंह जी उनके ही पथ पर चले। राजकोट के राजकुमार कॉलेज में शिक्षा हासिल करके इंग्लैंड में आगे की पढ़ाई करने गए और वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलना शुरू किया। दलीप ने भी टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया और हालांकि डेब्यू पर नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपने पहले मैच में उन्होंने सैकड़ा जमाया। Uncle Ranjay watching, Julip Singh made a wonderful 173. Here he is reaching a century which lives clearly in the memory of many of us to this day. जब 1932 में भारत को टेस्ट स्टेटस प्राप्त हुआ तो पहले कप्तानी करने का निमंत्रण दलीप सिंह जी को दिया गया, पर रणजी ने तय किया कि दलीप भारत के लिए नहीं खेलेंगे। दलीप एंड आई आर इंग्लिश क्रिकेटर्स। मैंने दुलीप के प्राइवेट पेपर्स भी पढ़े। दुलीप never thought he was an Indian cricketer. The 173 that he got was a fantastic innings. He could have played 1932, didn't play. Having said that, I mean, Duleep was unwell. Duleep later became chairman of selectors in the 1940s and played a major role, opened an academy and did all that.
इंद्रजीत सिंह जी दिलीप के भतीजे थे। फारूक इंजीनियर की गैर हाजिरी में बतौर विकेटकीपर उन्होंने 1960 के दशक में भारत की ओर से 4 टेस्ट मैच खेले। हनुमंत सिंह बांसवाड़ा के महाराजा थे और रिश्ते में दलीप सिंह जी के भांजे लगते थे। 1964 में उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाया। उसके बाद वो 13 टेस्ट और खेले। रणजीत सिंह जी के परिवार को भारतीय क्रिकेट का पहला परिवार माना जा सकता है, लेकिन इस परिवार में कोई बाप बेटे या सगे भाई नहीं थे। भारतीय क्रिकेट में शुरू से ही भाइयों के टीम में आने की परंपरा रही है। आई थिंक ये तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा भाई खेलता है और छोटा भाई भी उसके साथ खेलने लगता है, गेट्स इन्वॉल्व इन द गेम। और यदि उसके पास भी टैलेंट हो तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरे ख्याल में 6 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स है इंडिया के लिए खेले हैं, स्टार्टिंग विद वजीर अली, नाजिर अली। 1932 में भारत के पहले ही टेस्ट मैच में सैयद वजीर अली और सैयद नजीर अली 11 में शामिल थे। दोनों ही दाएं हाथ के अटैकिंग बैट्समैन और मीडियम पेस बॉलर थे। बड़े भाई वजीर ने दूसरे विश्व युद्ध से पहले भारत के 7 मैच में हिस्सा लिया। बंटवारे के बाद दोनों भाई पाकिस्तान चले गए। वजीर का 46 साल की उम्र में ही मुफलिसी में देहांत हुआ। नजीर पाकिस्तान में क्रिकेट प्रशासक बने। 1932 के पहले टेस्ट मैच में उनके साथ 2 और खिलाड़ी थे जिनके भाइयों ने आगे जाके भारत का नेतृत्व किया। एक तो थे कप्तान सीके नायडू। उनके भाई कोट्टारी सुबन्ना नायडू उनसे 18 साल छोटे थे और ज्यादातर उनकी परछाई में ही खेले। दूसरे थे अमर सिंह, जो हमारे न्यू बॉल बॉलर थे। अमर सिंह के बड़े भाई थे लाधा राम जी। माना जाता था कि बहुत ही तेज और घातक गेंदबाज थे, हालांकि वो एक ही टेस्ट मैच खेले। Ramji, oh, he was very fast. Apparently, he was on batting wicket. He had broken quite a few heads. That's what they used to say. 1950 के दशक में 2 और भाइयों की जोड़ी भारत के लिए खेली। माधव आप्टे ने 1952 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलना शुरू किया। उसके बाद वो वेस्ट इंडीज के दौरे पर गए, जहां उन्होंने श्रृंखला में 460 रन बनाए। Average of 50 on the West Indies trip, and never played for India after that. Honestly, I have no way of explaining it or saying anything on that. 50 की औसत से 7 टेस्ट खेलने के बाद माधव आप्टे को दरकिनार कर दिया गया। क्यों? यह भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सिलेक्टर्स क्या करते थे, क्यों करते थे, यह किसी और की समझ में नहीं आता था। उनके भाई अरविंद आप्टे 1959 के इंग्लैंड के दौरे पर चुने गए। एकमात्र टेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया और फिर उनका भी करियर समाप्त। Of the first 230 odd test matches that India played, there were 31 or 32, I may be wrong by number you have there. There were only one test match players. Now that's a reflection, मेरे ख्याल में, on the selectors. If I have been found good enough to get an opportunity to play for India, then I can't be judged on only one test match. उस ज़माने में सिलेक्शन वाज वियर्ड टू से द लीस्ट। माधव आप्टे के करीबी दोस्त थे सुभाष गुप्ते। दोनों बंबई में कई साल साथ खेले। 1952-53 के वेस्ट इंडीज दौरे पर भी वो साथ थे। सुभाष एंड माई सेल्फ वी आर लाइक ब्रदर्स, ब्लड रिलेशन कुछ नहीं। सुभाष गुप्ते का शादी, ही मैरिड अ वेस्ट इंडियन गर्ल, कैरल। सो माई वाइफ एंड आई डिड द कन्यादान। सुभाष गुप्ते बड़े अच्छे खुश मिजाज आदमी थे, बड़े जोली थे, ग्रेट राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर। जैसे अभी ये शेन वॉर्न वगैरह है, उनसे भी बेहतर थे वो। इतनी ऊंची उनकी कला कौशल्य थी, गेंद के आर्ट। सुभाष गुप्ते के भाई बालू गुप्ते भारत के लिए 3 टेस्ट खेले। सुभाष गुप्ते का करियर मैदान के बाहर एक विवाद की वजह से जल्दी खत्म हो गया।
इस मसले में दूसरे किरदार थे एजी कृपाल सिंह। उनके पिता एजी राम सिंह काफी बदकिस्मती से भारत के लिए नहीं खेल पाए, पर कृपाल अपने डेब्यू पर शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बने। सुभाष गुप्ते के साथ हुए विवाद के बाद एजी कृपाल सिंह को 2 साल भारतीय टीम से बाहर रखा गया और जब वो वापस आए तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। इस दौरान उनके छोटे भाई एजी मिल्खा सिंह ने भारत के लिए 4 टेस्ट में प्रतिनिधित्व किया। भारतीय क्रिकेट में पहली बाप बेटे की जोड़ी थी पटौदी के 8वें और 9वें नवाब इफ्तिखार अली खां और मंसूर अली खां, और दोनों भारतीय कप्तान भी रहे। पटौदी दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा रजवाड़ा था। इफ्तिखार अली खां 7 साल की उम्र में ही पटौदी के नवाब बने जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। 1932 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली इंग्लैंड की टीम में नवाब व पटौदी का चयन हुआ था। इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डीन ने वहां बॉडी लाइन टैक्टिक्स का इजाद किया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने घातक और अनुचित तरीके से गेंद डाली। पटौदी को इस बात से एतराज था। नवाब साहब ने पहले गेम में 100 किया, लड़ाई हुई जार्डीन के साथ, कहा कि भाई देखो ऐसे क्रिकेट नहीं खेलते। क्रिकेट का मतलब क्या है? क्रिकेट का मतलब है कि एक तौर तरीका, एक स्पिरिट। ठीक है, मैंने 100 बनाया, इसके बाद मैं नहीं खेलूंगा आपके लिए, आप ये बॉडी लाइन रोक दीजिए। जार्डीन ने कहा आप ड्रॉप्ड हैं। ही वाज वेरी डिसइल्यूजन्ड विद क्रिकेट, ही वाज वेरी डिसइल्यूजन्ड कि भाई मैं नहीं खेलूंगा गोरों के लिए। हिंदुस्तान वापस आने के बाद 1936 में वो शायद बतौर भारतीय कप्तान खेल सकते थे, लेकिन उस वक्त उनकी सेहत थोड़ी सी नाजुक थी। 1939 में भोपाल के नवाब की बेटी साजिदा सुल्तान से उनका निकाह हुआ। लाला जी मुझसे कहते थे कि जब कैप्टन बन के गए थे तो शायद उनको कैंसर था, इसलिए सिगरेट बहुत पीते थे, तो ही वॉज नॉट वेल। वो सारे सीरीज में बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, बहुत खांसते थे। नवाब ऑफ पटौदी हॉकी भी खेलते थे और पोलो भी। उनकी स्पोर्टिंग जीन्स यकीनन उनके बेटे में समा गई थी, क्योंकि मंसूर अली खां ने भी शुरू से ही सभी खेलों में हुनर दिखाया। लेकिन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मंसूर को भी छोटी उम्र में ही अपने वालिद के गुजरने का दुर्भाग्य सहन करना पड़ा। He lost his father when he was 11 years old, and he passed away, in fact, on his birthday. They were getting, and he was playing polo, so they got the message that he had a massive heart attack. 11 साल की उम्र में ही नवाब ऑफ पटौदी जूनियर इंग्लैंड पढ़ने चले गए। उनके पिता की तरह उनके भी कोच फ्रैंक वुली थे। टाइगर ससेक्स काउंटी के लिए 16 साल की उम्र से ही खेलने लगे और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी। 1960 में उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ। उनकी आंख में कांच का एक टुकड़ा जाने की वजह से उनकी दाईं आंख में 90% दृष्टि चली गई। इसके बावजूद वो 21 साल की उम्र में ही भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। टाइगर पटौदी 1962 में भारत के सबसे कम उम्र कप्तान बने और पहली और आखिरी बार बाप बेटे दोनों भारतीय कप्तान बने। Young Willett flights one to Pataudi. Pataudi comes out and lifts him, and it's a 6. टाइगर की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर रहा। 1968 में हमने पहली बार विदेश में श्रृंखला भी जीती। टाइगर 1974-75 तक भारत के लिए खेले। अपने 46 में से 40 टेस्ट में वो कप्तान रहे। 2011 में टाइगर पटौदी का स्वर्गवास हुआ। अपने पिता की तरह उनका इंग्लैंड से अंत तक नाता जुड़ा रहा। He loved going to England more than anywhere else. I would ask him that why can't we go somewhere else, but he loved going back to England every year. और वहाँ पे खुश होते थे और बहुत खुश रहते थे। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, बच्चे के वैसे खुश रहते थे वहाँ पे। इतना उनको प्यार मिलता था वहाँ पे और इतनी इज्जत, रोड पे इज्जत मिलती थी उनको हर जगह जाते थे, इज्जत मिलती थी, हर दरवाजा इंग्लैंड में उनके लिए खुला था। After he left us, after he passed away, they had this memorial dinner for him in the long room at Lord's, where Sussex, Oxford, Winchester, MCC,
They all came together, and it was such a wonderful dinner, and it was so moving. भारतीय क्रिकेट की अगली बाप बेटे की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी थी जिसमें बाप ने नवाब ऑफ पटौदी सीनियर से 13 साल पहले भारत का नेतृत्व किया और उनके बेटे नवाब ऑफ पटौदी जूनियर के 13 साल बाद तक खेले। 1933 में भारत द्वारा खेले गए दूसरे टेस्ट से ही लाला अमरनाथ का नाम भारतीय क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया। रिटायर होने के एकदम बाद वो प्रशासक भी बने। उनके दो बेटों ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। मोहिंदर अमरनाथ 1988 तक खेले। इस परिवार का भारतीय क्रिकेट में लगातार 55 साल का अमूल्य योगदान रहा है। परहैप्स भारतीय क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज एंड ऑल टाइम ग्रेटेस्ट स्टोरीज, क्योंकि देखिए अमरनाथ भारद्वाज, फार्मर के सन फ्रॉम एब्सोल्युटली पुअर बैकग्राउंड, कहीं कुछ क्रिकेट के साथ जुड़ा नहीं है, वहां से आके फर्स्ट 100 फॉर इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1933। क्या स्टोरी है। लाला अमरनाथ टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। वहीं से उनका पूरा करियर चौंका देने वाले उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। 1936 में उन पर अनुशासन तोड़ने का आरोप लगा और इंग्लैंड दौरे से वापस भेजे गए। 1 साल के अंदर ही ये आरोप बेबुनियाद साबित हुआ। लाला अमरनाथ स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान बने। शीघ्र ही उन पर फिर से अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगे और फिर एक बार सारे आरोपों से बरी करके उन्हें कप्तान के रूप में बहाल किया गया। उनकी कप्तानी के तहत ही भारत ने 1952 में पहली बार टेस्ट श्रृंखला में जीत दर्ज की। India won the first test match by an innings and 70 runs. This is India's second victory in official test matches. छोटा था बहुत, पापा ने शुरुआती घर पे टॉयज आते थे तो बैट और बॉल ही आता था टॉयज में, और बस वही पकड़ के खेला करते थे। और जैसे जैसे बड़े होते गए तो उस टाइम पे एक हमेशा लोगों से अपने फादर के बारे में, अंकल के बारे में, ग्रैंडफादर के बारे में स्टोरीज सुना करते थे कि ऐसा खेलते थे, वैसा खेलते थे, क्राउड ऐसे पागल होता था, क्राउड ऐसा किया करता था। तो बहुत फैसिनेटिंग लगता था उस टाइम पे कि अच्छा ऐसा होता है। लाला अमरनाथ क्रिकेट के लिए इतना जुनून था उनमें। तो जब आप ऐसी फैमिली में बड़े होते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, तो जो उनके बेटे थे तीनों, वो उनसे इंस्पायर हुए और तीनों ने क्रिकेट सीखी अपने फादर से। घर में कोचिंग नहीं, घर में डांट पड़ती रहती थी। कोचिंग तो क्या होनी है हमारी। ल्यूटन्स दिल्ली में उनके पास एक बंगलो था, वहाँ पे क्रिकेट होती थी उनकी। भाई अगर ऑफ सीजन या ऑफ टाइम है तो वहीं पे घर पे ही प्रैक्टिस करके खेल रहे हैं। तो बड़े बड़े गमले जो होते थे उनको वो करीब 8-8 फुट की दूरी पे, 6-6 फुट की दूरी पे रख देते थे। और जो वो गमले थे वो हमको एज ए फील्डर कंसिडर करने पड़ते थे कि भाई ये फील्डर है, इसके पास नहीं जाना चाहिए बॉल, इन दोनों के बीच में मारो। लाला अमरनाथ की निगरानी में उनके तीनों बेटों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। 1967 में इनमें से 2 सुरिंदर और मोहिंदर अमरनाथ भारतीय स्कूल्स टीम में चुने गए। इंडिया के लिए उस इंडियन स्कूल्स टीम में सुरेंद्र अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ और मैं, हम 3 इंडिया को खेले इंडियन स्कूल्स से। Surinder was exceedingly talented. As a left-hander, he was a treat to watch, and he was such an attacking batsman. In fact, on the 67 tour of England as a schoolboy, he won one of the matches by hitting 3 or 4 sixes in the last over. And one of the English writers, he was a teenager then, compared his batting to Gary Sobers as a left-hander. You can't get higher praise than that, and he was only a schoolboy at the time. 1969-70 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई हुई थी। सेलेक्टर्स ने कई अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर करके युवा खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया और इस श्रृंखला में दोनों भाई 21 वर्षीय सुरिंदर अमरनाथ और 19 वर्षीय मोहिंदर अमरनाथ को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया। मैं दिल्ली में 13th मैन था, कलकत्ता में 12th मैन था, और फाइनली जब हमको किसी को खिलाना था
तो मोहिंदर को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और आई वेंट 12th man. Mohinder Amarnath, he made his debut in 1969 against Bill Lawry's Australian team. And then, to the great detriment of Indian cricket, he was sidelined for a full 7 years. 6-7 साल दोनों भाई घरेलू क्रिकेट में रन पे रन जोड़े जा रहे थे, मगर उन्हें भारत की टीम में चुना नहीं जा रहा था। जब 1975-76 में होने वाली वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन हुआ, तो दोनों फिर से एक साथ टीम में थे और आखिरकार बड़े भाई सुरेंद्र अमरनाथ को खेलने का मौका मिला। He scored a century on debut, just like his father, which is still now the only instance of father and son. और उसके बाद कैसे वो इधर से उधर हो गया, वो छोटा भाई आगे निकल गया, बड़ा भाई पीछे हो गया। He was very harshly treated by the selectors, and I feel that he should have had a longer run. Surender was a huge loss because he was such an entertaining and such a wonderful batsman. हमारा दलीप ट्रॉफी का मैच हुआ, मेरे ख्याल टीम जा रही थी ऑस्ट्रेलिया, तो वन ऑफ आवर सेलेक्टर्स टोल्ड हिम, तुम 100 बनाओ, हम आपको सेलेक्ट करेंगे। वो उसने उसको बोला मैं 200 बनाऊंगा, एंड ही स्कोर्ड 210 रन, बट वो गया ही नहीं ऑस्ट्रेलिया। 1978 में भारत पाकिस्तान के दौरे पर गया और एक आखिरी बार दोनों भाई एक साथ भारतीय टीम में खेले। इत्तेफाक की बात है कि इस दौरे पर लाला अमरनाथ भी उनके साथ गए थे बतौर पत्रकार। लाला अमरनाथ का बचपन लाहौर में ही गुजरा था। वो कप्तान और मैनेजर बन के पाकिस्तान के दौरे पर पहले आ चुके थे और वो अब भी पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय थे। जब हमारी टीम वहाँ पहुंची है, वहाँ काफ़ी क्राउड था हमको रिसीव करने के लिए, और वहाँ बस भी आई थी अच्छी खासी और एक मर्सिडीज आई थी। महाराजा बड़ौदा हमारे मैनेजर थे, तो महाराजा बड़ौदा बोले उसको तुम लोग चलो, मेरे लिए तो गाड़ी आई है। तो जो गाड़ी के साथ मैनेजर था, असिस्टेंट वगैरह, उसने बोला सर आपके लिए गाड़ी नहीं है, ये तो मिस्टर अमरनाथ के लिए भेजी गई है। तो बोले हाँ ये तो पाकिस्तान वालों की तरफ से उन्होंने भेजी है उनके लिए। तो he was welcomed like that. 1978 में पाकिस्तान दौरे पर सारे टेस्ट्स में अमरनाथ ब्रदर्स टीम में शामिल थे, लेकिन इसके बाद भारतीय क्रिकेट इतिहास में कभी भी दो भाई एक साथ टेस्ट मैच नहीं खेले। सुरेंद्र अमरनाथ को ड्रॉप कर दिया गया और वो कभी वापसी नहीं कर पाए, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ ने तो इतनी बार भारतीय टीम में वापसी की है कि उन्हें कमबैक मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता है। Dropped for no reason. He was out in 79, he was back in 81, and you can write books on Indian selectorial mysteries. The number of the comeback he has made in the Indian team, I think that's a history. He proved a lot of people wrong. Scored a lot of runs, very gutsy player, and very committed player. उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस दे के भारत को 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था। इफ्तिखार अली खां पटौड़ी और लाला अमरनाथ की तरह कई और भारतीय कप्तान हैं जिनके बेटे भी भारतीय टीम में खेले हैं। विनू मानकड़ अपने ज़माने में विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते थे। वो भारतीय कप्तान भी रहे। He had a pretty rough childhood in the sense that once my father was about 4 or 5 years old, his mother died through an accident with a Primus stove, and she unfortunately, her sari caught fire and she passed away. And that affected him very badly. My grandfather chose to marry very quickly, and that sort of didn't go down well with my father. He left home because of circumstances. What he felt at the time was right, and he was just discovered by accident playing cricket in a cemetery by the great Duleep Singh ji, who happened to just drive past. जामनगर में विनू मानकड़ क्रिकेट खेलते खेलते बड़े हुए। 16 की उम्र में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया और सबको अपनी बॉलिंग और बैटिंग से प्रभावित किया। लेकिन दूसरी तरफ उनकी व्यक्तिगत जीवन में दुखद घटनाओं में कोई विराम नहीं आया।
उनके बेटे स्मॉल पॉक्स का शिकार हुए और उनकी पत्नी का दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए दुखद निधन हो गया। He was a desperate man, and literally with nothing to live for. And that's when I think he met my mother, who was a qualified teacher, who was a very strong lady, and she in fact molded my father. I think she was a single most influence in his career. Good wife is always helpful in one's career. As in my case, she has been all the time saying, play cricket. बॉम्बे में दूसरी शादी करने के बाद विनू मानकड़ के निजी जीवन और खेल में काफी स्थिरता आई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दूसरे विश्व युद्ध की वजह से बंद था। घरेलू क्रिकेट में मानकड़ निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ बॉलर थे और अपनी विभिन्न टीमों के लिए भरोसेमंद ऊपरी क्रम के बल्लेबाज भी। 1946 में 29 वर्षीय विनू मानकड़ ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पूरा दौरा ही उनके लिए लाभदायक था। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की काफी प्रशंसा हुई। दौरे से वापस आते ही उनके बेटे अशोक का जन्म हुआ और यहां से मानकड़ के करियर ने ऊंची उड़ान भरनी शुरू की। अगले 5 सालों में उन्होंने भारत के लिए सारे टेस्ट खेले और टेस्ट क्रिकेट इतिहास में उन्होंने 1000 रन तथा 100 विकेट्स का डबल सबसे तेज हासिल किया। Vinu was the leading all-rounder in world cricket at that time, and to this day he is one of the top all-rounders in the history of cricket. जो बम्बई की हमारी जो लैंग्वेज है उसमें हम बोलते हैं दादा क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास is that one can say about Vinubhai Mankad. विनू मानकड़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते समय पार्ट टाइम कोचिंग भी करते थे और कई सालों तक उन्हें बॉम्बे में अव्वल दर्जे का कोच भी माना जाता था। उनके कई सारे शिष्य भारत की टीम के लिए खेले। मैं ओपनिंग बैट्समैन बना इन 48। विनू मानकड़ हमारे कॉलेज के कोच, आई वाज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ही मेड मी एन ओपनिंग बैट्समैन एंड 52 ही एंड आई ओपन फॉर इंडिया टुगेदर। 4 साल में ऑब्वियसली all credit to him. We found out that we couldn't make excuses when we played. I mean, I'm not going to make excuses to Vinu Mankad about, the wicket was bad or, I got a bad decision. He says, well, get over it. Don't come crying to me. You chose to play the game, so you deal with it. That was his attitude. He was quite happy for people to have their own way of playing. People like Dilip Sardesai, Rusi Surti, I remember those people. Eknath Solkar, of course. एकनाथ सोलकर को ऐसा पिक किया उन्होंने। ऐसा नहीं किया कि अशोक मेरा लड़का है तो अशोक को पुश करो, कभी नहीं किया। उनको मालूम है दूध का दूध, पानी का पानी। क्रिकेट के साथ कभी गद्दारी की नहीं उन्होंने। विनू मानकड़ के तीनों बेटों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। सबसे बड़े बेटे अशोक ने 17 साल की उम्र में बॉम्बे की टीम में जगह पा ली और उन्होंने आगे जाके भारत के लिए 22 टेस्ट खेले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने इतनी सफलता नहीं पाई, लेकिन बॉम्बे क्रिकेट में उनका बहुत ही ऊंचा दर्जा रहा। अशोक मनकड़ मैं तो कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स विच आई हैव प्लेड अंडर, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो काफ़ी मोटिवेट करता था प्लेयर्स को, कॉन्फिडेंस देता, एंड ही एग्जैक्टली न्यू कि इसके पास से मुझे मैक्सिमम कैसे निकालना है। जैसे हम कहते हैं ना कि साइकोलॉजिस्ट होता है, एंड ही वॉज अ ग्रेट रीडर ऑफ द गेम एंड अ ग्रेट रीडर ऑफ माइंड ऑफ इंडिविजुअल प्लेयर्स, और उसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी प्लेयर लोग उसके अंडर अच्छे ब्लोसम हुए, बिकॉज परफॉर्मेंस ये, बिकॉज ही यूज्ड टू बैक यू टिल द लास्ट। $1956 में विनू मानकड़ विश्व रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी में हिस्सेदार थे। सलामी जोड़ी में उनके साथ थे पंकज रॉय। रॉय के पूर्वजों ने ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की स्थापना की थी। वो खुद बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे, पर उन्होंने क्रिकेट पर अधिक ध्यान दिया।
1951 में इंग्लैंड के विरुद्ध दिल्ली में उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। ये विजय मर्चेंट का आखिरी टेस्ट था और उनके रिटायर होने के बाद रॉय ने ओपनिंग स्थान पर अपना कब्जा कर लिया और शीघ्र ही भारत की पहली जीत में उन्होंने शतक भी लगाया। पंकज रॉय told me there were huge number of supporters who had tears in their eyes. कि लोग रो रहे थे actually at the Indian win, and for them it was fabulous. Polly Umrigar, Pankaj Roy, Vinu Mankad, that whole team was a great team. And Pankaj Roy scored 200s in that tour. I mean, that was his major arrival as an opening batsman for India. पंकज रॉय लगभग पूरी दशक टीम से जुड़े रहे। उन्होंने 43 टेस्ट मैच खेले। 1959 में एक टेस्ट में कप्तानी भी की। उनके बाद उनके भतीजे अंबर रॉय और बेटे प्रणब रॉय भी भारत के लिए खेले। तीनों चयनकर्ता भी रहे और बंगाल की क्रिकेट में इस परिवार का योगदान सराहनीय है। पटौडी, अमरनाथ, मानकड़ और रॉय के अलावा एक पांचवें भारतीय कप्तान हैं जिनके बेटे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले और एक छठे जिनके बेटे ने ओडीआई क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दत्ताजी राव गायकवाड़ बड़ौदा में पले बढ़े। वो बचपन में बड़ौदा के युवराज के दोस्त थे और उन्हीं के साथ खेलते खेलते उनका क्रिकेट करियर शुरू हुआ। भारत 14 साल का हुआ ना, तो ये CS नायडू करके और हजारे, ये दोनों को क्या किया कि महाराज थे उन्हें अपने खुद बड़ौदा स्टेट में उनको सर्विस दे दिया। फतेह सिंह राव थे जो उनकी प्रिंस टीम थी, वो प्रिंस टीम को ये दोनों जन हमको सिखाते थे क्रिकेट। ऐसा मेरा क्रिकेट बढ़ते गया कि मैं फिर 1947 में मैं रणजी ट्रॉफी में खेलने लग गया। फिर 1951 में मेरे को टेस्ट प्लेयर तरीके मेरे को सिलेक्ट किया था। उस टाइम मेरे को ब्लेज़र दिया था, कैप दिया था, टाई दिया था। तो इतना मेरे को खुशी हुआ कि रात के टाइम मैंने 11 बजे रात को मैंने कोट बीट ब्लेज़र भी सब पहन के कैप पहन के मैंने आईने में मैंने देख लिया। मैंने दत्ताजी राव गायकवाड़ घरेलू क्रिकेट में मध्य क्रम के बल्लेबाज थे। 1952 के इंग्लैंड दौरे पर उनको बतौर ओपनर खिलाया गया। गायकवाड़ कभी भी बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए। लगातार 20, 30, 40 रन बनाकर विनु मानकड़ और पंकज रॉय के दौर में वो टीम में अपनी जगह पुख्ता नहीं कर पाए। 1959 के इंग्लैंड दौरे के लिए वो भारतीय कप्तान बने। ये दौरा हमारे लिए काफी निराशाजनक साबित हुआ। अच्छा होना, नहीं खेलना, अच्छा किया है नहीं किया है वो दूसरी बात है, लेकिन मैं इतना सोचता था कि अपने को क्रिकेट खेलने का है। क्रिकेट तो फैमिली में था। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो उन्होंने पहले बार रणजी ट्रॉफी जीती बड़ौदा के लिए। फिर फादर थे, उन्हें जीती। मेरे अंकल्स थे, चाचा वगैरह सब थे, सारे क्रिकेटर थे। तो इट वाज लाइक हम कहते हैं ना, जो क्रिकेट हमारे ब्लड में था। खाने के टाइम पे खाली हम क्रिकेट की बात नहीं करते, बाकी तो क्रिकेट पूरे टाइम क्रिकेट चलता था। अंशुमन गायकवाड़ भी एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे जिन्होंने भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी की। उन्हें उनकी एकाग्रता और साहस के लिए सराहा गया। उनका सब क्रिकेट जो चालू किया, उन्हें जब शुरू किया था वो वेस्ट इंडीज़ के सामने किया था उन्होंने, इसलिए उनको बैकफुट पे खेलना पड़ता था ज़्यादा। हिम्मत थी, वो जीत थी उनके, उसके ऊपर से वो खेलते थे। मैंने मैक्सिमम टेस्ट क्रिकेट वेस्ट इंडीज के सामने ही खेला है। बाकी मौके कम मिलते थे खेलने के लिए, बट वेस्ट इंडीज आए तो मैं था, मैं तैयार ही था कि मेरे को खेलना ही है। Roberts to Gaikwad. And another four. उस जमाने में तो हेलमेट भी ज़्यादा नहीं थे, कुछ चेस्ट गार्ड नहीं थे, एल्बो गार्ड नहीं थे, और इनके बैटरी और फास्ट बॉलर को खेलना और उनको बॉडी पे लेना, आई थिंक इट रिक्वायर्स रियली गट्स। और रन जो मेरे टेस्ट मैच के रन्स है, वो मैक्सिमम रन्स वेस्ट इंडीज के सामने है।
अंशुमन गायकवाड़ बंबई के पुरंदरे अस्पताल में पैदा हुए थे। इत्तेफाक से उसी अस्पताल में पैदा हुए थे सुनील गावस्कर, जिनके साथ ही गायकवाड़ ने ज्यादातर भारत के लिए ओपनिंग की। सुनील गावस्कर तो अपने जमाने में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते थे, लेकिन वो अपने परिवार के पहले भारतीय क्रिकेटर नहीं थे। उनके पहले उनके मामा माधव मंत्री इत्तेफाकन दत्ताजीराव गायकवाड़ के साथ टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे। माधव मंत्री भी बॉम्बे टीम के लिए ओपनिंग बैट्समैन थे। उन्होंने दिसंबर 1951 में भारत के लिए अपना डेब्यू किया। मंत्री ने 2 विदेशी दौरों पर बतौर विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन कुल 4 ही टेस्ट मैच खेले। सुनील गावस्कर की बहन कविता ने आगे जाके गुंडप्पा विश्वनाथ से शादी की। विश्वनाथ यकीनन भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे निपुण, कलात्मक और भरोसेमंद मध्य क्रम के बल्लेबाज रहे। Holder to Vishwanath, and Vishwanath hammers him through the covers for 4. उन्होंने 14 टेस्ट शतक बनाए और इन मैचों में भारत कभी भी हारा नहीं। सुनील गावस्कर के बेटे रोहन को भी भारत के लिए खेलने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन वो टेस्ट मैच नहीं, केवल एक दिवसीय टीम में ही खेले। भारतीय क्रिकेट इतिहास में केवल एक ही बाप बेटे की जोड़ी है जिसमें दोनों ने कम से कम 1000 टेस्ट रन्स बनाए, और ये हैं विजय और संजय मांजरेकर। दोनों ही अपने जमाने में तकनीकी रूप से भारत के सबसे सक्षम और भरोसेमंद मध्य क्रम के बल्लेबाज माने जाते थे। Vijay Manjrekar is perhaps the best batsman I've seen from India. Even if compared to today's date. जब उन्होंने फर्स्ट 100 किया अगेंस्ट इंग्लैंड, उन्होंने वो फ्रेडी ट्रूमन को भी वो शॉट्स मारे थे। नॉट टू मेनी बैट्समैन हैव डन दैट, सो फॉर एन इंडियन बैट्समैन टू प्ले दैट शॉट वाज एक्सेप्शनल। अपना जो पीछे का पाँव है वो मिडिल स्टंप पे रख देते थे और सामने का पाँव लेग स्टंप पे। थोड़ा भी शॉट फेंको आप, चाहे शॉट और लेंथ फेंको, कवर पे से 4। विजय मांजरेकर संजय के जन्म से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो बॉम्बे में क्लब लेवल क्रिकेट खेलते गए। भारतीय क्रिकेट के सारे दिग्गज खिलाड़ी जैसे माधव मंत्री, सुभाष गुप्ते, नरेंद्र तम्हाने, पॉली उमरिगर, फारूक इंजीनियर, अजीत वाडेकर और बाद में दिलीप वेंगसारकर, संदीप पाटिल वगैरह उनके पड़ोस में ही रहते थे। Players used to come to my place and all that because of my father. I would watch them in whites. उनके वो स्पाइक्स के जूतों की आवाज़ जब फ्लोर पे आती थी, so all that was just something that I wanted to be in their shoes. By that time I was growing up, हमारा थोड़ा lifestyle had got better. So I was more middle class. मेरे पिताजी थोड़ा सा lower middle class में grow हुए. So he was more a battle hardened, थोड़ा सा ज़्यादा मवाली टाइप के क्रिकेटर थे। मैं थोड़ा सा गुड बॉय की तरह I grew up. जब भी वो ग्रो हो रहा था इनिशियली संजय मांजरेकर, तब तो विजय मांजरेकर उसके साथ थे, लेकिन विजय मांजरेकर डाइड अर्ली, ही डाइड इन 1984। हमेशा एज अ मैनेजर करके वो साथ में रहते थे, फ्रेंडली रहते थे, थोड़े से अपने धुन में अलग में रहते थे। बट संजय अगर मैं देखूंगा तो वो डिफरेंट काइंड में मोड में था, कि जैसे कि एक होता है किसी का कि मुझे इंडिया खेलना ही है, मेरे को ये हासिल करना है, बट डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन उनका बहुत ही बढ़िया था। डिसिप्लिन अभी भी उस डिसिप्लिन में रहते हैं। संजय मांजरेकर के बाद पिछले तकरीबन 3 दशक में केवल 3 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनके पिता भी भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके थे। ऋषिकेश कानेटकर ने ऑस्ट्रेलिया में 20वीं और 21वीं शताब्दी में एक टेस्ट खेला। उनके पिता हेमंत कानेटकर ने भी 2 टेस्ट खेले थे वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 1974-75 की श्रृंखला में। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह फास्ट बॉलर थे और 1981 में उन्होंने 1 टेस्ट खेला था। युवराज का एक दिवसीय क्रिकेट में बेशक भारत के सर्वोत्तम बल्लेबाजों में नाम आता है। स्टुअर्ट बिनी अपने पिता रॉजर बिनी की तरह ही भारत की टीम में बतौर ऑलराउंडर शामिल हुए। रॉजर बिनी 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे।
भाइयों की आखिरी जोड़ी है इरफान और यूसुफ पठान की। दोनों सौतेले भाई हैं मगर साथ साथ पले बढ़े। यूसुफ बड़े हैं लेकिन इरफान उनसे पहले भारतीय टीम में आए। क्रिकेटिंग फैमिलीज अब घटने लग गई। पहले काफ़ी हुआ करती थी। जो अर्बन इंडियन क्रिकेटर में वो भूख अब नहीं है, क्योंकि उसके पास इतने ऑप्शंस हैं, कितनी सारी चीज़ें कर सकता है अपना पैसा कमाने के लिए। तो द अर्बन इंडियन स्पोर्ट्समैन इज सेइंग कि भाई ये जो यश और सम्मान वगैरह की आप बात करते हैं ना, इसको आप हटा दीजिए, लेग ग्लांस कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे तो पैसा बनाना है या मेरे पास पैसा है ही, तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, फिजिकल मेहनत करने की। अगर परवरिश और पर्यावरण सामान्य हो तो यकीनन दिलचस्पी भी सामान्य होगी। हर एक क्रिकेट परिवार से अब एक तीसरी पीढ़ी के खिलाड़ी का इंतजार है। उम्मीद है कि अगली मुलाकात से पहले ये इंतजार भी पूरा होगा। मिलते हैं मिड विकेट टेल्स की अगली इनिंग्स में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.